नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेनिया 247 पर। क्लासेस को कंटिन्यू करने का टाइम आ गया है। डेट आ गई है पीईटी की। पीईटी 20 अगस्त को होगा। प्रयास यही है कि आपका जो कोर्स है पीईटी का वो समय से कंप्लीट कर दिया जाए। ना थके कभी पैर, ना भी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। इसी उम्मीद के साथ कि आप भी खूब जम करके तैयारी कर रहे होंगे, लेकर के आ रहा हूँ आपके बीच में नेक्स्ट सेशन। है क्या इसमें? तो नेक्स्ट सेशन में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का वो टॉपिक जहाँ से डिफाइन है 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट के, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा आज के सेशन में करूँगा और 3 क्लासेस आपको इसके प्रोवाइड करूँगा। तीनों सेशन मिला करके आपको 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। तो आज शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप जब जाते हो तो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो 3 स्टेज में बटा हुआ है। 3 स्टेज कौन कौन सा? तो शुरुआत होती है पहले की, तो हम लोग बात करते हैं 1885 से 1905 तक, यानी 1885 से लेकर के 1905 तक का टाइम। उसके बाद जब आप बात करोगे तो दूसरा जो चरण इसका आता है वो है आपका 1905 से लेकर के 1919, और अगला जो है वो 1919 से लेकर के आप कह सकते हो आज़ादी तक, 1947 या 1950 जो भी आप कह सकते हो। तो ये 3 स्टेज में हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन डिफाइन किया गया। अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से अलग अलग कंसेप्ट है। बड़े इजी लैंग्वेज में आपके सामने लेकर के आऊँगा सारे कॉन्सेप्ट, बड़ी आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, इस उम्मीद के साथ शुरू करता हूँ। पहली चीज़ अगर आप देखोगे कि 1885 से लेकर के 1905, तो आज की पूरी जो क्लास हम लोग की बेस्ड होगी वो इसी पीरियड पे होगी, इसी ड्यूरेशन पे होगी, 1885 से लेकर के 1905 तक पे। है क्या इसके अंदर? तो 1885 से 1905 का जो दौर है इसको कहा जाता है कि बातचीत का दौर था। यानी इस दौरान केवल और केवल बातचीत हुई, यानी इस दौर को नरमवादी दौर कहा जाता है, नरम दौर कहा जाता है, बातचीत का दौर कहा जाता है। और सबसे बड़ी जो इसके अंदर जो चेंजिंग आई थी वो थी कांग्रेस की स्थापना। कि कांग्रेस की स्थापना की जो कि इतिहास में सबसे बड़ा एक गेम चेंजिंग पॉइंट माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो ये था वो टाइम। 1905 से 1919 के बीच के जो ड्यूरेशन आप देखोगे तो इसमें गर्मवादी विचारधारा के लोग आए, बड़ी बड़ी घटनाएं आई, बंगाल विभाजन से लेकर के चौरी चौरा कांड तक जितने भी आप चीज़ें देखोगे तो ज़्यादातर चीज़ें जो आपको मिलेंगी वो 1905 से लेकर के 1919 के बीच में मिलेंगी। उसके बाद एक चर्चा उठती है महात्मा गांधी की, यानी ये जो दौर चलता है वो 1919 से लेकर के 1947 का, इसका जो मुख्य बिंदु थे, या कह सकते हैं कि इसके केंद्र बिंदु में जो एक राजनेता था, जो अजात शत्रु था, वो थे आपके महात्मा गांधी। कि जो हर तरीके से कहीं से भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो घूम फिर करके आप आओगे महात्मा गांधी पे, क्योंकि महात्मा गांधी इस समय के, इस दौर के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इसी वजह से कहीं कहीं पर इसको गांधी युग की भी संज्ञा दी जाती है, इसको गांधी एरा बोला जाता है। तो आज अगर बात किया जाए 1885, मैं लिख देता हूँ इसको शॉर्ट में कि ये जो समय था ये नरमवादी था, ये जो दौर था ये तमाम आंदोलनों का दौर था, और ये जो दौर था इसको मैंने नाम दे दिया कि ये आपका गांधी युग था, गांधी एरा था। अब आते हैं इस पर, यानी हम बात करते हैं 1885 से लेकर के 1905 के बीच में, यानी पहला जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेज है, उस पर अगर बात करते हैं तो आप देखोगे कि उस समय की सबसे बड़ी जो घटना थी वो थी कांग्रेस की स्थापना। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की स्थापना के बारे में, कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जमकर चर्चा होगी आज के सेशन में। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको जरूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आप जान लो कि 1885 जो है, लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय ने लिखा था यंग इंडिया के अंदर अपने
न्यूज़ अपने पेपर के अंदर, है क्या क्या ऐसा रीज़न था। तो कांग्रेस को लेकर के जो चर्चाएं शुरू हुई, अगर उस पर बात किया जाए तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस की स्थापना के समय। लॉर्ड डफरिन ने एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम आपने सुना होगा, जो कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, जो रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे आपके इंग्लिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनसे चर्चा की कि क्यों न एक ऐसा संगठन बनाया जाए कि जिस संगठन के आधार पर भारतीयों के आक्रोश को हम झेल सकें। तो इसको आप कह सकते हो कि कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व के तौर पर भी काम करना शुरू किया कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समुदाय जो है, जो नरमवादी विचारधारा का है, उनको लेकर के एक समूह बनाया जाए और उस समूह को क्यों न आगे कर दिया जाए, और जो एक मीडिएटर का काम करेगा ब्रिटिश प्रशासकों और जनता के बीच में। यही एक रीजन था। इसी वजह से लाला लाजपत राय ने इसको लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। तो जब आप देखोगे तो 1884 में स्टार्टिंग होती है कि अगर आपसे पूछा जाता है 1884, तो 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ ये नाम था, जिसकी स्थापना की थी किसने? एओ ह्यूम ने, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय संघ की। ये संघ शब्द जो था, तो जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ यानी कि 1885, जिसके बारे में आप कहते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, पुणे में आयोजित होने वाला था, लेकिन महामारी फैल जाने के कारण पुणे में नहीं हो पाया। कहीं कहीं पे अकाल लिखा जाता है, कहीं कहीं पे प्लेग लिखा जाता है, कहीं कहीं पे महामारी लिखा जाता है। तो किन्हीं कारणों से बम्बई में ना हो पाने, पुणे में ना हो पाने के कारण बम्बई में आयोजित हुआ। तो उसी 1885 के पहले अधिवेशन में कांग्रेस का जो नाम था, कांग्रेस का जो पहला जो नाम था, ये नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की जगह पर ये संघ जो था वो बदल गया किस में? तो इसको नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस ये जो शब्द है, जो आज तक हमारे पास अस्तित्व में है और हमारी अभी भी एक नेशनल पार्टी है जो इस नाम से चल रही है। तो जब कांग्रेस के बारे में आप सुनते हो तो कांग्रेस शब्द जो था वो नॉर्थ अमेरिका से उठा हुआ एक शब्द था। नॉर्थ अमेरिका में जब आंदोलन हुए तो वहाँ पे ये शब्द यूज़ किया गया, वहीं से एडॉप्टेड था। और ये एडॉप्टेशन जो था वो नॉर्थ अमेरिका से लिया गया। और नॉर्थ अमेरिका में कांग्रेस का मतलब क्या था? तो कांग्रेस का मतलब था लोगों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, कि एक ऐसे लोगों का या संभ्रांत लोगों का समूह या विचारवादी लोगों का समूह या ऐसे लोग विचारशील प्रगतिशील लोगों का समूह, ऐसे लोगों के समूह को कांग्रेस का नाम दिया। और ये कांग्रेस नाम देने वाला था कौन? तो थे वो आपके दादा भाई नौरोजी। ये नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। यानी कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का नाम किसने सजेस्ट किया था, कांग्रेस के नाम का सुझाव किसने दिया था, तो एओ ह्यूम ने जो कांग्रेस बनाई 1884 में, वो थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय संघ। उस संघ को पहले अधिवेशन में जो तेजपाल विद्यालय में हुआ था, संस्कृत तेजपाल विद्यालय में हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया, जो नॉर्थ अमेरिका से उठा हुआ शब्द है। और ये नाम दिया किसने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में सब जानते होंगे कि दादा भाई नौरोजी 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा इनको दी जाती है। कांग्रेस के अंदर लगातार लगभग आप कह सकते हो कि 20 सालों तक क्रियाशील रहे, नरमवादी विचारधारा के एक अच्छे नेता माने जाते थे। तमाम इस तरीके के संज्ञाएं जो है वो दादा भाई नौरोजी को दी जा सकती है। तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही कांग्रेस का नाम जो है वो कांग्रेस रखा गया, जो नॉर्थ अमेरिका से उठाया हुआ शब्द था, नॉर्थ अमेरिका से लिया हुआ शब्द था। और उसी शब्द के आधार पर आज हमारी कांग्रेस जो है वो परंपरा में है। अब चर्चा उठती है कि कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। तो कांग्रेस के हर साल अधिवेशन हुए, मुख्य अधिवेशनों पर चर्चा की जाती है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन अध्यक्ष था, कौन क्या था, उन सब चीज़ों से अगर बात की जाती है तो आप देखोगे तो बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशनों पे। तो कांग्रेस थी क्या? तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि कांग्रेस जो है वो एक तरीके की आप कह सकते हो कि मीडिएटर ऑर्गेनाइजेशन था, या मीडिएटर एक संस्था थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करे, यानी कि ब्रिटिश सरकार की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का और जनता की आवाज़ को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी थी वो कांग्रेस के ऊपर थी। तो कांग्रेस एक मीडिएटर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करती है कि कांग्रेस का जो काम था मेन वो मीडिएटर ऑर्गेनाइजेशन का था कि किस तरीके से जनता की आवाज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक। तो
डफरिन या एवो ह्यूम जो भी आप कह सकते हो, उन्होंने जनता के बीच से कुछ ऐसे सम्भ्रांत लोगों को, एक ऐसे शिक्षित लोगों का समूह लिखा कि जो बात कर सके, यानी कि उसके साथ भाषाई समझ भी हो, उसके साथ विचारवादी समझ भी हो, तमाम इस तरीके की समझ जो है वो जनता की समझ को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाई जा सके, ऐसे लोगों के समूह को ही कांग्रेस की संज्ञा दी गई। तो ज़्यादातर कांग्रेस के जब समूह आप देखोगे तो शुरुआत में ज़्यादातर ऐसे ही लोग थे कि जो लोग पढ़े लिखे थे, जमींदारी परिवार से आते थे, ज़्यादातर बंगाली एरियाज़ के लोगों को कवर किया पहले शुरुआत में, क्योंकि उधर जो था वो शिक्षा का माहौल ज़्यादा बेहतर था। तो ये कांग्रेस की शुरुआत थी कि कांग्रेस की शुरुआत को आप ऐसे कहते हो। बाद में लोगों का समूह बढ़ता चला गया, कांग्रेस में तरह तरह के लोग आए, नरमवादी विचारधारा का अंत हुआ, गर्मवादी विचारधारा भी आया, एक बड़ा नेता गांधी के तौर पर हमारे बीच में आया, और लास्ट में भारत को आज़ादी भी मिली। तो उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा। आज जो है वो हम लोग कांग्रेस पे ही बात करेंगे। तो कांग्रेस के अगर अधिवेशनों पे बात करोगे आप, तो शुरुआत के जो अधिवेशन है, पहला अधिवेशन 1885, दूसरा 86, तीसरा 87, चौथा 88, ये मेन अधिवेशन है। 85, 86, 87, 88, इनको आपको याद रखना है। कैसे? स्थान, यानी कि ये तो अधिवेशन के सन हो गए कि किस सन में अधिवेशन होगा। दूसरा जो है आपको स्थान याद रखना है कि किन किन जगहों पर अधिवेशन हुए। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, बकमई, बकमई, पहले ही बता दिया कि बम्बई। ये भी याद रखना होगा कि होने वाला कहाँ था, तो पुणे में होने वाला था, यानी कि पुणे की जगह पर हुआ कहाँ पर? बम्बई में। पूछा जाता है कि बम्बई का कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था वो कहाँ प्रस्तावित था, तो प्रस्तावित पुणे में था, लेकिन महामारी फैल जाने के कारण वो हुआ कहाँ पर? तो बम्बई में हुआ। दूसरे अधिवेशन की बात किया जाए तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, तीसरा अधिवेशन मद्रास, और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद। यहीं से अध्यक्षों के बारे में भी चर्चा हो जाएगी कि पहला अध्यक्ष कौन था। तो पहले अध्यक्ष के तौर पर अगर आपसे पूछा जाएगा कभी भी कि कांग्रेस का अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष, तो ध्यान दीजिएगा कि हर अधिवेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या कराने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो पहले अध्यक्ष जो थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये भी आपको बता दें कि पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोग, 72 लोगों ने ही भाग लिया था। 72 लोगों ने ही पहले अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। फिर से याद दिला रहा हूं कि पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। बम्बई, होना कहाँ था? पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ? बम्बई में। पहले कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले थे अध्यक्ष इसके। कलकत्ता अधिवेशन, यानी कि दूसरी बात किया जाए कि दूसरे नंबर पे अध्यक्ष कौन था, तो दूसरे नंबर पे अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के साथ आप एक लाइन और याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। यानी पहला पारसी अगर पूछा जाएगा कौन अध्यक्ष बना, तो पहले पारसी अध्यक्ष भी आपके दादा भाई नौरोजी थे। और इस समय लगभग 434 टोटल संख्या थी, लेकिन आपको याद रखना है कि लगभग 400 लोग जो थे वो इस सम्मेलन में भाग लिए थे, इस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो पहले अधिवेशन में 72, सीधे बढ़कर के वो संख्या दूसरे अधिवेशन में 21 साल में बढ़कर के कितनी हुई? 434, यानी कि संस्था तेजी से बढ़ रही है। तीसरा जो अधिवेशन हुआ उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, इनके बारे में ये भी याद रखना है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और संख्या इस बार भी बढ़ी थी और 600 पार कर गई थी। 607 लोग इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे। 607 लोगों की संख्या थी तीसरे अधिवेशन में, जो हुआ था कहाँ पर? तो मद्रास में। किसकी अध्यक्षता में? बदरुद्दीन तैयब जी, यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अध्यक्षता में। तो 607 लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई थी। इलाहाबाद वाला अधिवेशन, यानी कि जो चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था, उसकी अगर बात किया जाए तो उसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्जियुल। जॉर्जियुल के बारे में ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो वो थे आपके जॉर्जियुल। और यहाँ पे संख्या और बढ़कर के 1200 पार कर गई, 1248 के आसपास संख्या पहुँच गई कांग्रेस के सदस्यों की या अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की।
तो ये कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशन थे जो बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है। पहले कौन थे? तो बीएमएस चंद्र बनर्जी बंगाली थे। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी थे। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे। जॉर्ज पहले अंग्रेज थे। संख्या भी आप देख लो, 72, 434, 607, 1248। कहाँ कहाँ? तो बकमई, ब यानी बम्बई, होना कहाँ था? पुणे में, लेकिन हुआ कहाँ? बम्बई। कलकत्ता, क यानी कलकत्ता, म यानी मद्रास, ई यानी इलाहाबाद। बकमई याद रखना है, 1885, 86, 87, 88। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, वो तो कंटिन्यू है। तो ये आपका कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशन थे जहां से क्वेश्चन खूब जम करके पूछे जाते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी महिला जो अध्यक्ष रही हो, कि पहली विदेशी महिला कौन थी। तो विदेशी महिला की अगर बात किया जाए तो विदेशी महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। प्रथम विदेशी महिला कि अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम विदेशी महिला कौन था जो अध्यक्ष बना था, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट, जो बनी थी कब? 1917 के अधिवेशन में। और 1917 का अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो वो हुआ था कलकत्ता में। यानी प्रथम विदेशी महिला कौन थी? कांग्रेस के अधिवेशन की प्रथम विदेशी महिला कौन अध्यक्ष थी? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट, जो बनी थी कब? 1917 में। दूसरा नाम आता है अबू कलाम आजाद, यानी मौलाना अबू कलाम आजाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। उनके बारे में बात किया जाए तो सबसे युवा अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अधिवेशनों का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो अबू कलाम आजाद थे, जो बने थे दिल्ली के विशेष अधिवेशन में। इनको बनाया गया था और वो सन क्या था? तो वो सन था आपका 1923। यानी सबसे कांग्रेस का अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष पहली बार कौन बना था? तो वो अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे, और वो दिल्ली के विशेष अधिवेशन में बनाए गए थे 1923 में। तो एक घटना ये भी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी अगर बात किया जाए तो प्रथम भारतीय महिला, कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो ज्यादातर लोगों को नाम याद होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली अध्यक्ष बनी थी, भारत की पहली अध्यक्ष बनी थी। ये घटना है 1925 की, और ये हुआ कहाँ था अधिवेशन? तो ये अधिवेशन हुआ था कानपुर में। तो कानपुर के अधिवेशन में 1925 में सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिनको कांग्रेस के अधिवेशनों का अध्यक्ष बनाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ये चीज दिमाग में बैठा लेनी है 1925 में। उसके बाद एक नाम आता है नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता की अगर बात किया जाए तो इनका नाम क्यों आता है? तो भारतीय मूल की प्रथम महिला अगर पूछा जाएगा कि कोई ऐसी महिला जो भारतीय मूल की थी लेकिन थी ये विदेशी, तो भारतीय मूल की विदेशी महिला अगर पूछा जाएगा कौन थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, तो वो थी आपकी नलिनी सेन गुप्ता। इनको बनाया गया था कब? तो इनको बनाया गया था 1933 में। और किस अधिवेशन में? तो वो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो ये एक बड़ी घटना कांग्रेस को लेकर के निकली थी। फिर उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष था, तो जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के समय अध्यक्षता की अगर बात किया जाए तो घटना है 1946-47 की। तो 1946-47 की अगर बात करेंगे तो जे.बी. कृपलानी जो बने थे 1946 में, और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मेरठ में। तो ये मुख्य अधिवेशन, शुरुआत के 4 अधिवेशन तो श्योर है कि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि पहला कहाँ आयोजित होने वाला था, कहाँ हुआ, ये तो पूछा ही जाएगा। पहला पारसी अध्यक्ष कौन था, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, फिर उसके बाद पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, फिर पहली विदेशी महिला कौन थी जो अध्यक्ष बनी, या सबसे युवा अध्यक्ष कौन पहली बार बना था, फिर प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ये भी पूछ सकता है किस सन में बनी थी और कहाँ वो अधिवेशन हुआ था। फिर उसके बाद आपसे भारतीय मूल की विदेशी महिला कौन थी जो अध्यक्ष बनी, तो नलिनी सेन गुप्ता थी। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जे.बी. कृपलानी साहब थे।
तो ये सब चीज़ें आपकी कांग्रेस के अधिवेशनों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो आपसे श्योर पूछे जाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि अब आप धड़ाधड़ उसके आंसर करके आओगे और पीटी क्लियर करके आओगे। ये पूरी उम्मीद है मुझे कि आप वीडियोस को देख रहे होगा तो उसका उस सेशन का आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। तो अगर सेशन का फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग में कोई कमी मत रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरों को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। और जो लोग हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो पीईटी लिख करके व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें 9455884864, स्क्रीन पे आपको दिखेगा। तो उसके ऊपर आप व्हाट्सअप पे पीईटी लिख करके मैसेज करें और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और तमाम जो पीडीएफ्स आपको भेजे जा रहे हैं उससे भी आप जुड़ जाएं। कोई कास्ट नहीं है, इस पूरे के पूरे सेशन का, पूरे के पूरे कोर्स को ख़त्म करते समय कोई कास्ट नहीं रखा गया। सारे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, तो इसके लिए शेयरिंग आप जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ये कांग्रेस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। और ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या कांग्रेस पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस से पहले भी बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं, जमींदारी परंपरा को लेकर के, भाषा को बढ़ोतरी को लेकर के, तमाम इस तरीके की संस्थाएं जो थी वो चली थी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि पहली कौन सी थी, कि पहली राजनीतिक संस्था अगर पूछी जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे तो ये प्रश्न भी श्योर है कि बन सकता है, तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम राजनैतिक संस्था, तो आपका आंसर होना चाहिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये पहली थी। क्यों पहली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बन गई थी 1838 में ही, 1838 में ही बनी थी। कहाँ पर बनी थी? कलकत्ता में। लैंड होल्डर सोसाइटी, नाम से ही लग जा रहा होगा कि जमींदारी परंपरा को सही करने के लिए ये बनी थी। और बनाने वाले जो लोग थे वो थे कौन? तो ये थे आपके द्वारका नाथ टैगोर। इसके अलावा भी कुछ नाम आते हैं, जैसे प्रसन्न कुमार का नाम, प्रसन्न कुमार ठाकुर का नाम आता है, तमाम इस तरीके के नाम आते हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रथम राजनीतिक संस्था अगर आपसे पूछी जाएगी तो प्रथम राजनीतिक संस्था आपकी कांग्रेस नहीं थी। प्रथम राजनीतिक संस्था आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। और करने वाले कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर। उसके अलावा दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रसन्न कुमार ठाकुर। ये दो नाम निकल करके आते हैं जो मुख्य नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी में। तो ये याद रखिएगा कि प्रथम राजनीतिक संस्था। उसके अलावा कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ ऐसे भी तथ्य हैं या कुछ ऐसे भी कथन भी हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कांग्रेस के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये याद रखिएगा कि कांग्रेस को लेकर के नरमवादी विचारधारा के लोग तो बड़े पॉजिटिव थे, और पॉजिटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया भी था कि शुरू में जब कांग्रेस को लिया गया तो कांग्रेस को हाथों हाथ लिया गया कि कांग्रेस की बातों को लोग समझते थे। और जो शुरुआत में प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन में जो मांगे थे उसमें से कुछ मांगे मानी भी गई इस तरीके की। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस पुरानी होती चली गई और कांग्रेस ने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया ब्रिटिश सरकार के ऊपर, तो ब्रिटिश सरकार ने भी दमनकारी नीति का प्रयोग किया कि कांग्रेस को दबाने का प्रयोग किया। नतीजा कि नरमवादी विचारधारा के लोगों को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। नरमवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो बेइज्जती उनको फील करा दी गई कि आपकी बातें जो हैं इस तरीके से। और यही रीज़न था कि 1905 के बाद से जो समय आता है वो गर्मवादी विचारधाराओं का, यानी कि युवाओं का। जब आप देखोगे बाल गंगाधर तिलक या लाल बाल पाल, जो आप नाम सुनते हो, इस तरीके के जो जोड़े निकलना शुरू हुए या जो तमाम कांड होने शुरू हुए, वो सारे कांड जो थे वो शुरू में नहीं हुए। शुरू में केवल और केवल 1885 से लेकर के 1905 के बीच में केवल कांग्रेस ने कर्म किया। लेकिन 1905 से लेकर के 1919 में, या कह सकते हो कि 1947 तक कांग्रेस के कर्म जो है वो कांड में बदलना शुरू हो गए। और ये कांड पर बदलने पर मजबूर किसने किया? तो मजबूर करने वाले भी आपके ब्रिटिश के लोग थे कि जो अगर हमारी बातों को सही तरीके से मान लिया जाता तो हमारे यहाँ का युवा जो है वो आक्रोशित नहीं होता। युवा के आक्रोशित होने के कारण भी कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार के ही लोग थे जो कांग्रेस के ऊपर दमनकारी नीति। तो नरमवादी विचारधारा के लोग बातचीत से सोल्यूशन ले आना चाहते थे, गर्मवादी विचारधारा के लोग कांग्रेस से नाराज भी थे। तो कुछ स्टेटमेंट्स पे बात किया जाए जो कांग्रेस के बारे में होती है,
तो सबसे पहले तो आते हैं लाल बाल पाल में से एक नाम आता है पाल साहब का। सबको पूरा नाम पता होगा, विपिन चंद्र पाल। तो विपिन चंद्र पाल साहब ने एक नाम दिया था कांग्रेस को, और वो नाम क्या था? तो याचना संस्था। याचना संस्था ये शब्द यूज किया था विपिन चंद्र पाल ने। कि अगर आपसे पूछा जाएगा तो विपिन चंद्र पाल का पूरा मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं। तो विपिन चंद्र पाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना संस्था है। कांग्रेस एक प्रकार की याचना संस्था है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा होगा, क्यों ऐसी कंडीशंस बनी होगी, तो उस पर भी डिस्कशन कर लेता हूं। तो कांग्रेस हर साल अधिवेशन में कुछ मुद्दों को उठाती थी। उन मुद्दों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा जाता था, मांगा जाता था, और मांगने पर देना है कि नहीं देना है इसका पूरा का पूरा डिसीजन जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। और इसी वजह से विपिन चंद्र पाल ने गुस्से में आकर के एक स्टेटमेंट यूज किया था कि कांग्रेस जो है वो एक प्रकार की याचना संस्था है। तो जहां पे भी आप इस तरीके का स्टेटमेंट देखेंगे कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना संस्था है, तो वो विपिन चंद्र पाल का स्टेटमेंट है। विपिन चंद्र पाल के अलावा सबसे बड़े हिंदूवादी नेता की बात करें तो सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता मैं नाम लेता हूं बाल गंगाधर तिलक का। क्योंकि गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इस तरीके से महोत्सव जुटा करके पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को एक करने वाला व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता अब तक का, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता अगर किसी को माना जाए तो माना जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने एक स्टेटमेंट दिया कि यदि हम पूरे वर्ष मेढक की तरह टर्राएंगे, यानी पूरे वर्ष अगर हम मेढक की तरह टर्राएंगे तो भी उससे हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है, या उससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जहां पे भी इस तरीके के शब्द आएंगे तो वो समझ जाइएगा कि विपिन चंद्र पाल का स्टेटमेंट है। उसके बाद एक स्टेटमेंट मैंने दिया लाला लाजपत राय का। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये लाइन किसने बोली थी? तो ये लाइन बोले थे लाला लाजपत राय। अब देखिए लॉर्ड डफरिन कौन? तो लॉर्ड डफरिन जो था वो था कौन? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय। तो अगर ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1884-85 में जब स्थापना होती है तो उस स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस समय था लॉर्ड डफरिन। और इसी वजह से लॉर्ड डफरिन को ही ऊपर आरोप। और संस्थापक अगर पूछा जाएगा कांग्रेस का तो एओ ह्यूम, कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूम। किसके कहने पर कांग्रेस नाम रखा गया? तो दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे नहीं छूटने चाहिए, ये दिमाग में आपको रखना है। तो पाल साहब ने क्या कहा, विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि यदि वर्ष में मतलब क्या कि हर सम्मेलन में, कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट था आपका बाल गंगाधर तिलक, सबसे बड़े हिंदूवादी नेता। तीसरा नाम मैंने दिया कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो लाला लाजपत राय। फिर उसके बाद लॉर्ड डफरिन के बारे में चर्चा हुई कि लॉर्ड डफरिन कौन? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय, ये आ गया। उसके बाद कांग्रेस संभ्रांत लोगों की प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड डफरिन ने। एक लाइन और मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड डफरिन ने बड़ी चालाकी से एओ ह्यूम, जो रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनको ले आकर के आगे रखा। किसके लिए? तो भारतीयों के सामने, कि आप भारतीयों का प्रतिनिधित्व करके एक संस्था बनवाएंगे या बनाएंगे और उसमें भारतीयों को जोड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एओ ह्यूम इतने उदारवादी नेता थे कि बाद में लॉर्ड डफरिन ने ही उनको गाली देना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस मकसद से लॉर्ड डफरिन ने उनको भेजा था भारतीयों के सामने, लॉर्ड डफरिन की अपोजिट भाषा का यूज करने लगे थे एओ ह्यूम। यानी एओ ह्यूम पूरे तरीके से भारतीयों का सपोर्ट करने लगे। नतीजा ये हुआ कि एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और एओ ह्यूम पूरे तरीके से भारतीय की तरह हो गई। क्योंकि लाला लाजपत राय ने एओ ह्यूम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया कि एओ ह्यूम जो है वो बहुत बड़े उदारवादी नेता हैं और उनका जो हृदय है वो भारत की दुर्दशा के लिए रोता है। ये भाषा प्रयोग किया था लाला लाजपत राय ने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के लिए, जो कांग्रेस के संस्थापक थे।
तो अगर ये कहा जाए कि लॉर्ड डफरिन की कमी थी या ह्यूम की कमी थी, तो कोई भी कमी थी, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीयों को ही मिला, क्योंकि यही कांग्रेस जो है वो आगे चल करके आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ी संस्था की भूमिका में दिखाई दी। आगे चलते हैं तो लॉर्ड डफरिन का एक स्टेटमेंट मैंने दिया, तो लॉर्ड डफरिन ने एक स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है, यानी कांग्रेस के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग संभ्रांत हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड डफरिन ने। उसके अलावा अश्विनी कुमार दत्त, एक अच्छे कांग्रेस लीडर की अगर बात किया जाए तो अश्विनी कुमार दत्त, तो अश्विनी कुमार दत्त ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है, वार्षिक सम्मेलन जो है वो 3 दिनों का तमाशा है, यानी कि 3 दिनों का जो अधिवेशन है वो 3 दिन तक होता है, तमाशा देखा जाता है, उसके बाद उस अधिवेशन का कोई भी रिजल्ट नहीं आता। इस पर बड़े नाराज थे अश्विनी कुमार दत्त, और नाराज होकर के इन्होंने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। इसको भी मैं लिख देता हूं, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये दिया था अश्विनी कुमार दत्त ने। एक और स्टेटमेंट में लिख देता हूं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये बोलने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके सामने मैंने रख दिया। सबसे पहले विपिन चंद्र पाल की बात फिर से करता हूं कि विपिन चंद्र पाल ने इसको याचना संस्था का नाम दिया था। फिर कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है लाला लाजपत राय। यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राए तो भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस सम्भ्रांत लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है, लॉर्ड डफरिन का था। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, ये अश्विनी कुमार दत्त ने स्टेटमेंट दिया था। और कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये स्टेटमेंट दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये कांग्रेस के सारे जो थे अच्छाइयाँ बुराइयाँ या जो भी चीज़ें थी, मैंने कांग्रेस की कम से कम समय में आपके सामने रखने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, सेशन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ रही है या किसी चीज़ को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए व्हाट्सअप खुला हुआ है मेरा। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप मेरे सामने भेज सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं आप व्हाट्सअप पर भेजिए, और अगर समझ में आ रही है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और हमारा साथ देने के लिए, ऐसे ही बने रहने के लिए आपको अभी से अग्रिम धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।